हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर मोहन सर इज वेलकमिंग यू एट योर ओन यूट्यूब चैनल करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है इलेक्शन या इलेक्शंस। इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर आपका जो सेल्फ गवर्नमेंट वाला है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका न्यूअर वर्जन जल्दी आ जाएगा। अभी ये चैप्टर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपके एकेडमिक्स के साथ ही साथ जो आपके डेली लाइफ में है तो आप वो चीज़ जानोगे कि हाँ जो आपका इलेक्शंस हो रहे हैं इस टाइम पे वो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस के हम सारे डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। चूँकि अभी सेशन की शुरुआत है तो सारे लड़के नए ही इस चैनल पे आ रहे होंगे, तो आपको ये सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम आपके एसएसटी को लेकर के यहाँ पे आपके लिए एक तरीके प्रतिबद्ध हैं कि आप एसएसटी की अच्छी नॉलेज आपको हो और एक अंडरस्टैंडिंग बेस पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिफाइन करना हो कि इलेक्शन क्या होता है तो बहुत जनरल लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंटेस्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन या पीपल, कुछ भी कहो, ठीक है, फॉर अ पॉलिटिकल पोस्ट, यानी किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कंटेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे इस पॉलिटिकल पोस्ट की बात आई है, इस पॉलिटिकल पोस्ट में चूंकि इलेक्शन हम यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो कौन कौन सी पॉलिटिकल पोस्ट होती है थोड़ा सा इसका भी तो हमको आइडिया होना चाहिए। तो वो जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, सेंट्रल लेवल पे तो यहाँ पे हमारी यूनियन लेजिस्लेचर है जिसको हम यूनियन पार्लियामेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट, यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी के हमारे एमपीज होते हैं। यानी ये पॉलिटिकल पोस्ट किसकी है, एमपी की है, जो कि लोकसभा या राज्यसभा के हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इलेक्शन होते हैं। दूसरा अगर हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो यहाँ पे हमारे पास होती है स्टेट असेंबली, और यहाँ पे हमारे पास होते हैं एमएलए और एमएलसीज। ठीक है, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्ट ऑफ द मतलब सभी स्टेट्स में आपके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन 5 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की 2 हाउसेज यहाँ पे स्टेट में होती हैं। तो इनके लिए यहाँ पे जिनको विधायक कहते हैं, जिनको सांसद कहते हैं, इनके लिए होता है। इसके अलावा जब हम लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास में अर्बन एरिया में हमारे पास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, और रूरल लेवल पे हमारे पास में पंचायत, जिसमें सरपंच और पंच, इन सब के इलेक्शंस हमारे होते हैं। तो ये सब हमारी पोस्ट हैं जिनके लिए इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो होप आपको ये पोस्ट समझ में आई होंगी कि किनके लिए इलेक्शन होता है। अब इसमें दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो कंटेस्ट करते हैं और एक हमारे क्या होते हैं, वोटर्स होते हैं। राइट, अच्छा, चूंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमको ये हिस्ट्री भी जाननी कि क्या हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, क्या उसके बाद ही हमारे यहाँ इलेक्शंस होना शुरू हुए, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, रिपब्लिक गवर्नमेंट हुई, या इसके पहले भी ऐसा है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 6th सेंचुरी BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी में हमारे यहाँ जो है वो रिपब्लिक्स हुआ करते थे। और रिपब्लिक्स हुआ करते थे इसका मतलब है कि इलेक्शंस उस टाइम पर भी होते थे। उन रिपब्लिक्स के अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास में वज्जी का रिपब्लिक आता है, जिनको वज्जीज भी आप बोलोगे, आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हो, मल्ल का आता है, शूरसेन का आता है। ठीक है, इन सब की एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे। अब आप पूछोगे कि सर रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट होकर के आता है। ठीक है, अगर इसके कंट्रेरी में आप चीज़ें देखो तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक नेशन है। कारण क्या है कि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होकर के आता है। राइट, इलेक्शन के फॉर्म्स हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, लेकिन आता तो इलेक्शन के थ्रू है, तो ये हो गया। लेकिन अगर हम कंट्रेरी में ब्रिटेन का देखते हैं तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हायरार्की में आता है। राइट, यानी राजा का बेटा राजा बनता है वहाँ पे, तो वहाँ वो रिपब्लिक नहीं है, हालांकि डेमोक्रेसी वहाँ पे है, क्योंकि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट की बात की और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की, जो अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट होकर के आता है। तो अगर वो इलेक्ट होकर के आता है तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और रिपब्लिक बोलने के लिए जब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट होकर के हमारे पास आता है। ठीक, चीज़ें आपके समझ में आई। यानी ब्रिटेन और इंडिया से आप रिपब्लिक को आप अच्छे से समझ गए। तो
यानी इंडिया में इसके पहले बैकग्राउंड में भी हमारे पास में इस चीज़ के ऑप्शंस होते थे कि यहाँ पे इलेक्शन होते थे इसके पहले। फिर इसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है, आपको पता है 1947 में, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और पहला जनरल इलेक्शन होता है। और जब जनरल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे सारे इलेक्शंस होते हैं, इन सब पॉलिटिकल पोस्ट के लिए जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो ये है कि नीड फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन की नीड क्यों होती है। तो ये सब ऐसे टॉपिक है ना कि इसको पढ़ने से ज़्यादा अगर आप खुद से सोचोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जैसे चूँकि जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है, जिसमें आजकल जैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, इसके अलावा अरिस्टोक्रेसी होती थी, डिक्टेटरशिप आप देखे हो, और ऐसे ही एक डेमोक्रेसी आप नाम सुने हो। और डेमोक्रेसी काफ़ी फेमस है क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और लिमिटेशन कम है। ऐसा नहीं कि इसके लिमिटेशन नहीं है, इसके भी लिमिटेशन है। आप भी अब इस लेवल पर आ गए हो कि आप सोचते हो कई बार कि यार ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे अनपढ़ों का एक तरीके से रूलिंग होती है ना, तो ये एक इसकी लिमिटेशन में आती है। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट इस टाइम होती है। ठीक है, तो क्या बात की हम लोग डेमोक्रेसी की। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे इलेक्शन जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण इसी वर्ड में ही छिपा हुआ है। ये जो बना हुआ है ना, ये डेमोक्रेटिया से बना हुआ है। किससे? डेमोक्रेटिया से, जहाँ पे डेमो का मतलब होता है पीपल से और क्रेटिया का मतलब होता है रूल से। यानी डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल है। लिंकन की यहाँ पे डिफिनेशन भी आप लोग सुनोगे, डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट, यही तो है। तो डेमोक्रेसी तो तभी सक्सेस है जब वो रूल किसका है? पीपल का रूल है। और पीपल का रूल तभी हो पाएगा जब पीपल के पास में क्या होगा? कुछ लोग वोट करेंगे और कुछ लोग कंटेस्ट करेंगे उस पॉलिटिकल पोस्ट के लिए। और जो वोट करने वाले लोग होंगे उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे एक तरीके से इम्पैक्ट होगा वहाँ के गवर्नमेंट में, क्योंकि एक उसका टर्म होता है कि इतने टर्म के लिए उन्होंने उनको इलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में फिर वो टर्म पूरा होने के बाद में उनको फिर से मैदान में आना पड़ेगा इलेक्ट होने के लिए। और अगर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किए हैं तो अगली बार वो इलेक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से जो अल्टीमेट पावर होती है वो कहाँ पर वेस्ट होती है? पीपल में वेस्ट होती है, लोगों में वेस्ट होती है। ठीक है, तो इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अल्टीमेट पावर है वो किनके पास रह जाए? जनता के पास में ही रह जाए। चीज़ आपको समझ में आई? चलो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अलावा भी और क्यों इलेक्शन हमारे पास में जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 or more पर्सन कंटेस्ट करते हैं। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब हमारे पास में जब इलेक्ट कर रहे होते हैं तो लोगों के पास में एक वाइडर चॉइस होती है, इलेक्ट करने की। वो लोगों को देखते हैं कि इनकी मंशा क्या है, ये कैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं, किस तरीके से वेलफेयर नेशन जो है या वेलफेयर स्टेट ये बिल्ड कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना लोगों के पास में ऑप्शन होते हैं। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं और आप कहते हो कि यार इनमें से हमको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, तो अभी इसलिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक नोटा का ऑप्शन भी रखा है कि नन ऑफ द एबव, यानी हमको इसमें से कोई नहीं पसंद है। ठीक है, तो वो चीज़ तभी तो यहाँ पे अच्छी होगी अगर इलेक्शन एक अच्छा इलेक्शन, फेयर इलेक्शन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कंटेस्ट कर रहे होते तो हमारे पास नोटा पे नहीं जाना होता है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास इतने कैंडिडेट होते हैं कि हम अपने पसंद का कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। तो इलेक्शन की दूसरी जो खास बात है वो हमारे पास ये है। इसके अलावा एक और है जहाँ पे हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पार्ट 3 में आते हैं सारे। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, जिसमें हमारे पास राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इसी में राइट टू वोट भी है, राइट टू बी इलेक्टेड भी है। और ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे तभी सिक्योर हो पाएंगे, वो डिक्टेटरशिप वहाँ तभी नहीं हो पाएगी जब हमारे पास में वोटिंग का राइट होगा और राइट होगा टू बी इलेक्टेड का। ठीक, यानी इन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसकी सोल है उसको एज इट इज़ बनाने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए इलेक्शंस क्या हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसका अगर एक फ़ायदा देखें तो जब इलेक्शन, अगर हमारे पास इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे लोग जो होते हैं, पीपल टेक पार्ट इन द गवर्नेंस इनडायरेक्टली। अब चूंकि जो हमारी जो
डेमोक्रेसी है तो जैसे अपने कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जैसे कहीं कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पे जैसे जब आप स्टेट लेवल पे जाओगे या सेंट्रल लेवल पे जाओगे तो हमारे पास में कौन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेज देते हैं, हमारे बिहाफ पे वो लोग डिसीजन लेते हैं और गवर्नेंस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जब चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसलिए हमारा उसमें रोल क्या हो जाता है, एक बार वोट देने के बाद इनडायरेक्ट रोल हो जाता है, लेकिन रोल तो रहता ही है। जैसे अगर हमारे यहाँ जो लोकसभा या विधानसभा इसका टर्म 5 ईयर का है, तो 5 ईयर के बाद में जिनको हमने एक बार इलेक्ट के भेज दिया है, 5 ईयर के बाद वो फिर हमारे पास वोट मांगने आएंगे, और अगर उन्होंने हमारे एस्पिरेशंस पे काम नहीं किया है तो अगली बार वो खाली हाथ हमारे पास से चले जाएंगे। यानी कि 5 साल वो ये ध्यान में रख करके काम करेंगे कि अगले 5 साल के बाद फिर हमको इन्हीं के पास में जाकर के कटोरा लेकर के पहुंचना है, यानी हाथ फैलाना है, राइट। तो यहीं से हमारे पास ये भी आता है कि ये गवर्नमेंट जो होती है 5 ईयर के लीज पर होती है हर बार, ठीक है, 5 ईयर के लीज पर होती है। यानी इसको चाहो तो आप पॉइंट नंबर 5 कह लो या पॉइंट नंबर 4 ही कह लो, लीज पर होती है, हर 5 ईयर के बाद उनको यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट पार्ट भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है या जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए यहाँ पे आकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी इलेक्शन होते तो हमारे पास में बहुत सारा पॉलिटिकल एजुकेशन, ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन भी हमको मिलता है, ठीक है, और वो भी ग्राउंड लेवल पे। जैसे अभी आप देख रहे हो, मान लो यहाँ मोहन सर की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं भी आएगा, तो जब आप खुद देखोगे कि अभी एमपी का इलेक्शन होने वाला है, लोग आपके घर पे वोट मांगने जाएंगे, फिर आपके अगर आप मान लो 18 के हो रहे हो तो आप खुद वोट देने जाओगे, नहीं हो रहे हो तो आपके घर वाले वोट देने जाएंगे। पर्टिकुलर डे होगा जिस दिन वोट कास्ट हो रहेंगे, तो वो सब आप अपनी नज़रों से देखोगे, और आप न्यूज़ डिबेट देख रहे होगे, अपने आसपास बातें हो रही होंगी, तो आप थोड़ा इंटरेस्टेड होगे और आप वहाँ से धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल एजुकेशन आप अचीव करोगे, वहाँ से पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में जानोगे। और एक मज़े की बात ये है, ठीक है, कि जो घूरे मंगरे भी होते हैं मतलब ऐसे लोग भी जो पूरे 5 साल अपने को ये समझते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है, को नृप हो हम ही का हानि वाला है, कि उनको मतलब ही नहीं है कि होगा कोई क्या है। लेकिन उस 5वें साल वो बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हैं। जिस साल 5 साल जो एमपी रहा है या मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वो भी जब उनके यहाँ वोट मांगने आता है, उनके घर पे उनके यहाँ बैठ करके खाना खाता है, भले दिखाने के लिए, लेकिन तब उनको एक बहुत ही स्पेशल फील आती है, राइट। तो फील वेरी स्पेशल, या यहाँ पे कहते हैं जनरल पीपल फील वेरी स्पेशल, ठीक है, व्हेन देयर इज इलेक्शन कैंपेनिंग इज ऑन, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमेशा डेमोक्रेसी में इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे पॉइंट्स हो गए जहाँ पे हमारे लिए इलेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपके जो डाउट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, इन सबको लेकर के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हमारा 9838439205 है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो जब भी हमें टाइम होगा, जो कि होता है। हमें आंसर बताने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती, हम रिप्लाई करते हैं। हाँ, फर्जी के लिए मैसेज मत करना, तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ इलेक्शन। काइंड्स ऑफ इलेक्शन, तो अभी पढ़ाते वक्त हमने कुछ बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके बार बार बोली हैं, तो उसी बेस में हमारे पास में 2 टाइप की इलेक्शन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन बहुत सामान्य भाषा में अगर आप समझोगे तो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जहां हम लोग यानी पीपल सीधे वोट करते हैं उन लोगों को जो आगे जाकर के रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी जो एक पॉलिटिकल पोस्ट पे खुद जाकर के बैठ रहे होते हैं, उनको अगर हम लोग खुद यानी पीपल वोट करते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन अगर इलेक्ट किए हुए लोग जाकर के किसी को इलेक्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। इतनी बात समझ में। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम लोग खुद वोट करें, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये कि जिनको मैंने वोट कर दिया है वो हमारे बिहाफ पे वो जाकर के अगले को वोट करके किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल पोस्ट हैं जिनके लिए ऐसा होता है। तो अगर डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में जैसे हमने देखा कि जो लोकसभा के एमपी हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्ट वोटिंग होती है। इसके अलावा जो एमएलएज हैं, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या है ये, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए इनको बोलते हैं। इनके लिए भी क्या होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है। इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, पंचायत हैं,
ठीक है। इन सब की जो वोटिंग है वो सब कैसी होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी हम लोग खुद वोट करते हैं। अभी जो एमपी का इलेक्शन होने वाला है वो वोट पीपल खुद करेंगे, यानी हम लोग खुद करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर बात करो तो सबसे टॉप से अगर शुरू करो तो जैसे प्रेसिडेंट की बात होती है, तो प्रेसिडेंट को क्या आपके घर वाले कभी वोट करने गए हैं? क्या आपको कभी ध्यान आ रहा है? जैसे जब नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनना हुआ, यानी अभी जैसे फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप लोग वोट करने जाओगे। वो हालांकि मोदी को वोट नहीं करोगे, क्योंकि आप वोट करोगे एक सांसद को, एक एमपी को, और अगर मोदी की पार्टी वाले सांसद सबसे ज़्यादा होते हैं तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मोदी खुद वहाँ से अगर मान लो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप मोदी को वोट करोगे एज ए सांसद बनने के लिए, तो वहाँ पे वोटिंग डायरेक्ट होगी। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए आपने जैसे अभी जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए आपने वोट नहीं किया, या मतलब आपके फादर मदर जिनकी भी 18 मतलब यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइज में आते हैं, 18 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा है जो वोट कर रहे हैं, तो इनके लिए उन्होंने वोट नहीं किया। आपने वोट किया किसको? आपने वोट किया लोकसभा के एमपी को, ठीक है। और ये जो है ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। खैर, प्रेसिडेंट को वोट करने में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके जो इलेक्टेड एमपीज हैं, वो वोट करते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का हो गया। ऐसे ही जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी वोट, इनका भी जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। राज्यसभा का, यानी इसमें जो ये है राज्यसभा, इनका भी जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। यानी जो आपने यहाँ पे एमएलएज को इलेक्ट किया, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिन 5 स्टेट्स में मैंने बताया ना कि पूरे स्टेट सभी मतलब जितने स्टेट्स आपके सब में एमएलसी नहीं है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, 5 स्टेट में है, जो आपके है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इनमें जो आपके है यहाँ पे आपके एमएलसीज हैं, तो वहाँ पे जो एमएलसीज हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनकी भी वोटिंग जो होती है वो कैसी होती है? इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये है आपके काइंड्स ऑफ इलेक्शन, जहाँ पे जो 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दो, यहाँ पे आंसर देने वाला दे देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको और डिटेल में हमको ऑडियो में समझा दिया जाए इस तरीके से, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हमारे काइंड्स ऑफ इलेक्शन के बाद में हमको देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ इलेक्शन। तो जो इलेक्शन के टाइप्स हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, एक होता है मिड टर्म इलेक्शन, और एक होता है बाईपोल। अब जनरल इलेक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पोस्ट हैं उनके लिए एक टर्म डिसाइड किया गया है। जनरली जो हमारे जो यूनियन पार्लियामेंट है या हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके लिए 5 ईयर का टर्म जो है वो डिसाइड किया गया है, ठीक है, कि 5 ईयर में जो है उसके जनरल इलेक्शन होंगे। तो अगर ये 5 ईयर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, 5 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में फिर इनका इलेक्शन होता है, यानी 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद में इनका इलेक्शन होता है, तो वो जनरल इलेक्शन होता है। जैसे अभी जो मोदी गवर्नमेंट है 2014 में बनी थी, फिर 2019 में बनी, और इसके बाद में फिर से अब इसका इलेक्शन हो रहा है, तो 5 ईयर के बाद ही हो रहा है। तो ये सब जनरल इलेक्शन है हमेशा। तो जब अपना टर्म पूरा करने के बाद में, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, तो वो क्या होता है? हमारा जनरल इलेक्शन होता है, जो कि हमारे एमपीज़ का होता है, एमएलएज़ का होता है, ठीक है। बात यहाँ पे किसकी? टर्म की है। अब किसी भी कंट्री में जितना भी टर्म होगा या किसी भी पोस्ट पे जितना भी टर्म होगा, वो टर्म अगर पूरा हो जाए तो। दूसरा है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म का मतलब ही समझ रहे हो कि 5 ईयर का टर्म है, अगर इसके बीच में ही इलेक्शन कराना पड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? मिड टर्म इलेक्शन। हिंदी में कहते हैं मध्यावधि चुनाव। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन इस तरीके से आती है कि चाहे हमारा सेंट्रल लेवल पे हो और चाहे स्टेट लेवल पर हो। आप आगे जब पढ़ते रहोगे तो इसमें चीज़ें आएंगी, 10th में भी चीज़ें पढ़ोगे कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, वहाँ पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है
यानी जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के प्रति, यानी हमेशा जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और यहाँ पे हमारे असेंबली के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और वो तभी तक वो गवर्नमेंट रन करती है जब तक उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो इस लेजिस्लेटिव बॉडी में बना होता है। जिस दिन वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं उस दिन उनको पूरा रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। और जब वो कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर बॉडी है, चाहे यूनियन की पार्लियामेंट हो और चाहे स्टेट की आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो वो लेकर के आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये जो कैबिनेट है, जो मिनिस्ट्री है या एग्जीक्यूटिव है, हम सारे नेम बोल दे रहे हैं, जो नेम उनको कहते हैं, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाती है, उसको लूज करती है, तो पूरा का पूरा जो है इसको क्या होता है, रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है। क्या करना होता है, रिजाइन करना होता है। और जब रिजाइन हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ये भी कर सकता है कि पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को और स्टेट लेवल पे गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, इनको डिसॉल्व कर देता है, यानी खत्म कर देता है और फिर से एक फ्रेश इलेक्शन के लिए कॉल करता है, फ्रेश इलेक्शन के लिए, ठीक। या अगर कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो पूरी की पूरी जो असेंबली है या यहाँ पे जो पूरी पार्लियामेंट है कुछ अनरूली हो गई है, तो वहाँ पे भी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फ्रेश इलेक्शन के लिए काम शुरू हो जाता है। तो अगर ये टर्म पूरा होने के पहले ये सिचुएशन क्रिएट होती है और फ्रेश इलेक्शंस होने लगते हैं, तब उन इलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है दैट इज बाईपोल इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुआ, इसके बाद में कुछ कंडीशंस होती है। इससे पहले कंडीशन में ये है कि कोई मेंबर जो इलेक्ट हुआ है उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो वो पोस्ट क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इलेक्शन हो जाएंगे और मान लो 1 साल के बाद रिजाइन किया है तो 4 साल जो भी बच रहे हैं उस 4 साल के लिए वो उस पोस्ट पे वो बना रहेगा, इलेक्शन जीतता है, ठीक है। तो ये एक तो रिजाइन करने पर होता है। दूसरा, अगर वो डिसीज हो जाए यानी उसकी डेथ हो जाए, तो डेथ होने पे ऐसा होता है। रिजाइन करने का रीज़न कई सारा होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन से रिजाइन कर दे या उसके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, उसको जेल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो उसको रिजाइन करना पड़ जाए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है एक से ज़्यादा सीट के लिए भी आप इलेक्शन जो है नॉमिनेट हो सकते हो, मतलब नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, इलेक्ट हो सकते हो। और इलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं लोग, कोई एक सीट उसमें से छोड़ देते हैं, तो वो सीट जब वैकेंट हो जाती है तो उसके लिए इलेक्शन हो जाता है। तो वो क्या है, बाईपोल इलेक्शन है, ठीक है। समझ में आया। काइंड्स ऑफ इलेक्शन हमने देखा था, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जहाँ पे जनता खुद से वोट करती है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में उसके वोट किए हुए लोग जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो अगले के लिए वोट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्शन हमने देखा है, तो जनरल इलेक्शन है, एक मिड टर्म इलेक्शन है और एक है हमारा बाईपोल इलेक्शन, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। अब नेक्स्ट टर्म जो हमको जानना है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया के जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, वो वोट करते हैं और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यानी कंट्री है या कोई एक स्टेट है, कोई एक प्लेस है, वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो हमारे यहाँ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुल कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन में 550 का प्रोविज़न है, यानी 550 तक हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट करना होगा। अभी 543 है, मतलब 543 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। और वो कहाँ से होंगे, उसके लिए जो एक ज्योग्राफिकल एरिया बटा हुआ है, राइट, वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट। अब ये जैसे अभी मैंने ये बात करी आपके किसके लिए, एमपीज़ के लिए, यानी सेंट्रल लेवल पे जो यूनियन पार्लियामेंट होती है ये उसके सीट्स हो गई। ऐसे ही जो हमारी स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली होती है, जैसे इसको लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, और ये जो है स्टेट असेंबली इसको हमारा जैसे विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। ये सब आप जानो, इसके नंबरिंग भी होती है,
कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से भी इलेक्शन हो रहा है उसका नंबर कितना है, ठीक है, या विधानसभा क्षेत्र जो आपका है उसका नंबर कितना। जैसे हमारे यहाँ का 56 लोकसभा का है, 285 विधानसभा का है, ठीक है। मेरे यहाँ का, तो मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ की जो बहराइच की लोकसभा है वो 56 है और जो हमारा महसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो 285 है उसका नंबर। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ, हम जाने कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप कितना जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो मुझे भी पता चले और खुशी होगी कि हाँ ये सब चीज़ आप जानना चाहते हो। तो ये स्टेट असेंबली की जो सीट्स है ये हर स्टेट की अलग अलग होती है, ठीक है। और इनका भी जैसे 543 है तो ये भी स्टेट वाइज भी डिवाइड होता है। जैसे यूपी में जो इसकी सीट्स हैं यूपी में वो 80 हैं, ठीक है। 400 जो है वो इसके लिए स्टेट असेंबली के लिए है और ये सब कहीं की अलग है। जैसे ये बिहार में ये 40 है, बिहार में 40 है, दिल्ली में 7 है और बाकी जितनी यूटीज हैं सब कहीं एक एक हैं, ठीक है। और ऐसे स्टेट असेंबली की अपनी हर स्टेट की अलग अलग है, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ गए आपकी, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां से कोई वोटर वोट करता है और वहां के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है, इलेक्ट करता है। बस इतनी सी बात आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए समझनी है। अब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके भी कुछ टाइप हैं। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सिंगल मेंबर होती हैं, सिंगल मेंबर मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक मेंबर इलेक्ट हो सकता है, मतलब खड़े कई सारे होंगे, ठीक है, लेकिन वहां से कोई एक ही इलेक्ट होकर के आएगा। कंटेस्ट कई सारे लोग करेंगे लेकिन एक ही इलेक्ट होकर के आएगा। ये जैसे इंडिया में भी ऐसा है, ब्रिटेन में भी ऐसा है। वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। जैसे आपने देखा कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ का है, ब्रिटेन से इंडिया में लिया गया है। कुछ होते हैं मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम होती है, जैसे जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में है। और इसके अलावा एक होती है रिजर्व्ड। तो रिजर्व्ड में क्या होता है कि जैसे एससीज के लिए या एसटी के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, सीट रिजर्व कर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ का ही जो बहराइच का लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो रिजर्व है, यानी वहाँ से कोई जनरल कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब वोटिंग राइट सबको है लेकिन वहाँ से इलेक्शन का राइट, इलेक्ट होने का राइट केवल और केवल किनको है, एससी एसटीज को, उनके लिए वो सीट रिजर्व है। तो रिजर्व सीट का सिस्टम भी इंडिया में है। उनको क्या होता है कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था करी गई है कि उनका प्रॉपर वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसके लिए उनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो क्या कर दो, रिजर्व कर दो। तो 3 तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है यहाँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्शन कमीशन का, यानी इलेक्शन करवाता कौन है उसके बारे में हमको जानना है। होप आप इलेक्शन के बारे में सारा कुछ समझ गए होंगे। अब इलेक्शन करवाता कौन है, यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कराने के लिए एक प्रॉपर बॉडी है अपनी कंट्री में, जो कि इलेक्शन के टाइम पे पूरी अथॉरिटी होती है उसके पास में, जिससे कि वो फेयर इलेक्शन करवा सके, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे भी होती है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों लेवल पे होती है। स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है। जैसे अभी इस टाइम पे आपका सेंट्रल वाला जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो काम करेगा। श्री राजीव कुमार जो हैं वो इस टाइम आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं। श्री राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर है। एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक, और उसके साथ में 2 जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी एक सीईसी और 2 ईसी होते हैं। स्टेट लेवल पर भी ऐसा ही होता है और ये पूरी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इनका कई सारा काम होता है जिसपे हमको इनके रोल भी देखना है कि इनका क्या क्या रोल होता है। अच्छा, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कॉलेजियम होता है जिसको अभी यहाँ पे इस लेवल पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। उस कॉलेजियम की सिफारिश पे इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आपको इतना ही जानना है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है इनको प्रेसिडेंट। और इनकी पावर इसलिए काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनको हटाने का जो, मतलब अगर आपको इनको हटाना है, मतलब अगर इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान होगी तो जो भी पार्टी रूलिंग में है, जैसे भी बीजेपी है, और मान लो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बीजेपी के हिसाब से काम ना करे तो इनको हटा दे, तो इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो इतनी आसान नहीं है। वो इम्पीचमेंट के थ्रू हटाए जा सकते हैं,
इम्पीचमेंट के थ्रू, और ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं जैसे वो हटाए जाते हैं। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है व्यवस्था होती है, यानी बहुत आसानी से नहीं हटाए जा सकते। वही चीज़ के साथ में होती है जिससे अपने पावर का पूरी तरीके से यूज़ कर सकें, पावर को यूटिलाइज कर सकें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकें। जो इलेक्शन कमीशन है ये चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे हटाए जा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमको देखना है इनके फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, हमको ये देखना है अभी। हाँ, एक चीज़, जो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, या इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन का काम करता है। और जो स्टेट का होता है वो स्टेट असेंबलीज के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, और इसके अलावा जो पंचायत होते हैं उन सब के इलेक्शन में काम करता है, ठीक है। चलो अगली हेडिंग हमारी है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक। सबसे पहला है मार्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सुना, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं। लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने यहाँ पे है, आपने जो चीज़ सुना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कौन करता है, तो ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। वहाँ की पॉपुलेशन के बेस पे वो डिसाइड करता है, उसका एक परिसीमन आयोग होता है वहाँ की पॉपुलेशन को लेकर के। और इसकी क्या प्रक्रिया है ये सब बड़ी क्लासेज में आप पढ़ोगे, सिविल की प्रिपरेशन करोगे, ये सब तो वहाँ पे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए आप ये जानो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो मार्किंग होती है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी या उनका एरिया कितना होगा, वो सब काम किसका होता है, यही इलेक्शन कमीशन का होता है। दूसरा इलेक्टोरल रोल का है, इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्टोरल रोल अगर आप ना समझ पाओ इसको ऐसे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, वोटर लिस्ट। क्या समझ सकते हो, वोटर लिस्ट, यानी हर इलेक्शन से पहले, हर जनरल इलेक्शन से पहले ये अपडेट करी जाती है वोटर लिस्ट, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट अपडेट करी जाती है कि और नए कितने लोग हैं जो कि अब वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम आए। कौन से लोग जिनकी डेथ हो चुकी है तो वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनके बिहाफ पे कोई और वोट डाल के ना चला जाए, फर्जीवाड़ा ना हो जाए। तो ये सब भी काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। थर्ड थिंग आपका है गिविंग रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है कि अगर हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको अगर छोड़ दें तो अपने यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, पार्टी सिस्टम है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, तो यहाँ पे जनरली हम जब वोट कर रहे होते हैं तो किसी मतलब उस कैंडिडेट को तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पार्टी को ध्यान में रखते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी वाला बेस है ना, तो उन पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देने का काम, उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम, ये सब भी काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है अनाउंसिंग ऑफ डेट ऑफ इलेक्शन, यानी इसका पूरा खाका जो है वो इलेक्शन कमीशन ही तैयार करता है कि कब इलेक्शन होगा, उसकी कैंपेनिंग कब से स्टार्ट होगी, वोट की काउंटिंग कब होगी, ये सारा चीज़ जो है ये पूरा खाका तैयार करने का काम किसका होता है, हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी, जैसे फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर बाय कैंडिडेट, अलाउइंग विदड्रॉल। आप नॉमिनेशन मतलब जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है वो चाहे तो अपना नॉमिनेशन विदड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब काम। इसके अलावा क्या है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपने सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमारे माननीय सांसद यहाँ कैसरगंज के हैं
ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अभी अगर आप, चूंकि इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में फेमस रहते हैं, तो इसलिए हो सकता है आप इनको अभी जल्दी में सुने हो। जल्दी अभी इनके ऊपर FIR लॉन्च हुई कि बहुत सारी गाड़ियों का काफिला लेकर के ये जो है अपने कैंपेन के लिए चले गए थे। तो उन्होंने, अब वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड है इलेक्शन के टाइम पे कि आप जैसे इतने ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेके नहीं चल सकते, ये इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते, कम्युनल बातें, रेसिस्ट बातें नहीं बोल सकते। तो सब एक कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड होता है, वो डिसाइड करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और जो उसका उल्लंघन करता है उसको दंड देने का काम भी, यानी उसके पनिशमेंट का काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का भी है, ठीक है। और उसकी जो बिगेस्ट पनिशमेंट होती है वो इतना हो सकता है कि उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। इतनी ज़्यादा इसके पास में पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, वो तो आप इसी में जान लो, आ गया 4 वाले में। डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, चेकिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगेन होल्डिंग इलेक्शंस इन केस ऑफ पोल वायलेंस। देखो, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस का मतलब इलेक्शन में कितना खर्चा होना है, इस सब पर भी ये ध्यान रखता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वो एक शेर है ना कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ऐसा ना हो जाए कि ऐसे लोग, अब जैसे यहाँ दौलत का सहारा है, कुछ लोगों के पास बाहुबल का सहारा होता है, तो ऐसे सहारा लेकर के वो इलेक्शन ना जीत जाएं। हालांकि हो तो जाता है, लेकिन पूरा ख्याल रखता है इलेक्शन कमीशन कि ऐसा ना हो कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब सबसे लोअर तबके का आदमी, जिसके पास ना तो बाहुबल है ना तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसके पास एक विजन है, तो वो भी इलेक्ट होकर के जा सके। तो ये तो तभी हो पाएगा जब फेयर इलेक्शन होगा। तो इसका ध्यान इलेक्शन कमीशन जो है वो रखता है, खर्चों पे नियंत्रण रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है। दूसरा ये है कि वो फिर से इलेक्शन करवा सकता है अगर वो देखता कि पोल वायलेंस होगी। पोल वायलेंस में कई सारी चीज़, जैसे बूथ कैप्चरिंग आप सुने होंगे कि पूरा का पूरा बूथ ही कैप्चर हो जाता है। पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे कि सब कुछ फेयर चल रहा है, एंड वोटिंग के टाइम पे या पूरी वोटिंग हो गई, फिर जो वोटिंग हुई वो सारे बक्से गायब कर दिए गए और नए आराम से मुहर लगा करके और वो बक्से वहाँ पे पैक कर दिए गए। तो इन सब चीज़ों की अगर कहीं घटना हो जाती है तो वो इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है और वहाँ पे फिर से इलेक्शन वहाँ पे होता है। तो यानी अगेन इलेक्शन जो है वो होल्ड करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जान लो अपने जीके के लिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी आपके कौन है, मैंने बताया श्री राजीव कुमार है। और सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, सबसे पहले जो आपके थे फर्स्ट, उनका नाम था श्री सुकुमार सेन। क्या नाम था? श्री सुकुमार सेन। ये याद रखना आपकी जीके के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर्स एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये चीज़ यहीं पे आपके अंडरस्टूड हो गई जब हम यहाँ पे बता रहे हैं फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन है वही सारे फंक्शन आपके इलेक्शन कमिश्नर के हैं। तो आप यही चीज़ यहाँ से आप जान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इसका होने के लिए जरूरी ये है कि उसको कराने वाली जो बॉडी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के प्रेशर में काम कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है, तो सीधी सी बात है इलेक्शन फेयर नहीं होने वाला। तो इसके लिए भी हम बात किए थे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है या ये जो बॉडी है ये कैसे बनती है, इस पर किसका कंट्रोल होता है, किसका कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने बताया था कि एक कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। यानी वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं होती, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको अपॉइंट नहीं करती। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास में ये है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, बहुत आसान प्रोसेस है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है ठीक वैसे जो सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है, तो ये काफ़ी टफ प्रोसेस है, यानी इसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तीसरा ये है कि ये जो होते हैं ना, तो इनका टर्म होता है 6 ईयर या 65, मतलब 6 ईयर का टर्म होता है, या फिर इनके 65 की एज अटेनमेंट होती है, मतलब जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर 4 साल इन्होंने सर्विस दी है और 65 साल के हो गए तो ये रिटायर हो जाएंगे, और अगर मान लो नहीं 65 की हुई, 6 साल सर्विस पूरी हो गई तो ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी जो है इनका टर्म होता है, हटाने का मैंने बता दिया। और
एक चीज़ ये भी है कि इस चीज़ को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, ये पावर किसी को नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इतना ज़्यादा पावर दे करके इलेक्शन कमीशन को, इस बॉडी को तैयार किया है, ठीक है। तो बस इतना जाने, अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप ये 3-4 चीज़ें वहाँ पे बता सकते हो। फिर यहाँ पे कि इलेक्शन प्रोसीजर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इलेक्शन होता कैसे है, हमको अब क्या जाना, इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। आपको एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। अभी आपने न्यूज़ में सुना कि बीजेपी ने अपनी पार्टी, अपनी जो है एक लिस्ट निकाली है, ठीक है, कैंडिडेट्स की। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाली, ये सब आपने सुना। यानी सबसे पहले यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले सिस्टम में, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है तो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, तो सबसे पहले एक नॉमिनेशन होता है, नहीं पार्टी नॉमिनेट करती है अपनी तरफ से कि हम इनको फला कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको इलेक्शन के लिए इनको कंटेस्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है, ठीक है। तो ये कोई भी पार्टी चाहे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, इन सब के लिए एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन करती है, यानी एक सबसे पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में ये होता है स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस। कैंडिडेट जिसका जो नॉमिनेशन है वो पार्टी ने अपने कर दिया। इसके बाद में फिर क्या होगा, जिन लोगों का नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है, वो एक तो उनकी चीज़ ये होगी कि वो क्वालिफाई होने चाहिए इलेक्ट होने के लिए। जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे या हो सकता है पिछली क्लास में पढ़ा होगी कि एक होती है क्वालिफिकेशन, जैसे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लोकसभा का एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और जब वो क्वालिफिकेशन आपके पास होती है तो आप अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करते हो इलेक्शन कमीशन के जो भी ऑफिसर होते हैं, इनको रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इलेक्शन के टाइम पे, वो आपका डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो उस रिटर्निंग ऑफिसर के पास में आप अपनी सारी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ में आप अपना पर्चा फाइल करते हो, उसकी स्क्रूटनी होती है, मतलब उसकी जांच होती है, और ये देखा जाता है कि हाँ आप प्रॉपर कैंडिडेट हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपका नाम बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, आप फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हो। फिर है थर्ड स्टेप इसका आता है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो स्क्रूटिनी के बाद में जो लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट बाद में क्या करी जाती है, जारी कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका शुरू होता है इलेक्शन कैंपेन, यानी चुनाव प्रचार। क्या शुरू होता है, चुनाव प्रचार। 14 डेज का टाइम इसके लिए इलेक्शन कमीशन देता है कि चलो भाई आप चुनाव प्रचार अब अपना कर लो, इतने लोगों की लिस्ट में नाम है। और जिस दिन इलेक्शन होना होता है उसके 48 आवर्स के पहले जो है ये कैंपेन बंद करा दिया जाता है, ठीक है। ये अगर मान लो आप कहीं जीके वगैरह कहीं कोई पेपर ऐसा कुछ दे रहे होगे तो आप जानने रहना है, पूछते हैं कि कितने टाइम पहले बंद करा दिया, तो 48 आवर्स पहले बंद करा दिया जाता है। और 14 डेज का टाइम आपकी इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में। तो फिर इलेक्शन कैंपेन का डिसाइड हो जाता है कि अब भाई अब चलो प्रचार कर लो, ठीक है, जिसमें मॉडल कोड भी है, जिसकी अभी हम लोग बात की थी। इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड डिसाइड करता है जिसमें है कि किसी भी वर्शिप वाले प्लेस पे यानी पूजा वाले स्थान पे कोई जाकर के कैंपेन नहीं करेगा, ये नहीं दिखाएगा कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल कोड में आपका मैंने बताया ना कि बाहुबल, पैसे का बल, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। हाँ, तो ये सब एक मॉडल कोड डिसाइड होता है कि आप किस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी के ऊपर फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते। एक चीज़ ये भी है कि जब मान लो कोई पार्टी जो रूलिंग में है, जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उस दिन से फिर वो कोई नई प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसे तत्काल में जो वोटर्स हैं उनको डोमिनेट किया जा सके, उनको डिविएट किया जा सके तत्काल में। ऐसा नहीं कर सकते। 5 साल आपके पास थे, आपने बहुत कर लिया, अब अभी छोड़ दो, ठीक है। अब अभी जो 5 साल किए हो उसके बेस पे वोट लो, तत्काल अब ज़्यादा एहसान किसी पे ना करो। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है मॉडल कोड जारी होता है।
फिर सिक्स्थ स्टेट जो होती है वो द पोल, यानी एक डे डिसाइड होता है कि इस दिन जो है वोटिंग होगी। तो उस दिन वहाँ पे ईवीएम पे वोटिंग होती है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, वहाँ पे लोग जा करके वोट करते हैं। ठीक है, पोल का वोट डिसाइड होता है, जिसमें आपका कास्टिंग ऑफ वोट भी है। कास्टिंग ऑफ वोट यानी लोग जा करके वहाँ पे वोटिंग करते हैं। वहाँ पे एक जो होता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसको हिंदी में पीठासीन अधिकारी कहते हैं। उसके सहयोग के लिए भी वहाँ पे लोग लगे होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब आप जाते हो वोट करने, अगर आपका वोटर लिस्ट में नेम है, आपके पास वोटर आईडी है, आप वहाँ पे पहुँचते हो, आपके फिंगर में एक इंक लगाई जाती है जो कि जल्दी इरेज नहीं होती है, आप वहाँ पे वोट करते हो। और जब वोट वहाँ पे उस और हर जगह पे अपने नियरेस्ट, ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ पे वो कैंप वहाँ पे लगता है, वहाँ पे वोटिंग होती है, जो सबके अपने इजीली एक्सेस प्लेसेस पे होते हैं। वहाँ पे अपना वोट कास्ट कर देते हैं। जब वोट कंप्लीट हो जाता है तो वो बैलेट बॉक्स जो है वो पैक हो जाता है और उसको काउंटिंग प्लेस पे भेज दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होती है, एक पर्टिकुलर डे उसकी क्या हो जाती है, काउंटिंग हो जाती है। जब काउंटिंग होती है तो सबके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पार्टीज़ के, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी वहाँ पे ये होता है कि किसी को ये ना लगे कि नहीं हमारी वोटिंग गलत हुई है, तो उस टाइम पे उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनके सामने वहाँ पे वोट की काउंटिंग हो जाती है और रिजल्ट क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो स्टेप आपके समझ में आया। सबसे पहले क्या होगा, कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा, उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर कैंडिडेट की लिस्ट जो है पब्लिश होगी। इसके बाद में इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा, मॉडल कोड जारी कर दिया जाएगा, पोल होगा, वोट की कास्टिंग होगी, काउंटिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इतने स्टेप्स में आपके क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो अभी जो लिस्ट, मतलब ये डेट शीट जारी हुई थी, इलेक्शन कमीशन जारी करी थी, अगर होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देखिएगा उसमें कि इन सब की डेट वो बाकायदा दे देते हैं। नहीं मिलेगी तो नहीं लगाऊंगा, मुझे पहले से पता नहीं कि हमारी गैलरी में वो है कि नहीं है, मैंने देखा था उस टाइम पे थी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, यानी ये कैसे होगा, ठीक है, और इसके होने के लिए क्या क्या सिचुएशन होती है, तो ये हम लोग देख रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पहला चीज हमारा ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। नहीं, संविधान ने ये व्यवस्था कर दी है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा। तो पहली चीज तो यहाँ से डिसाइड हो जाती है कि इसका मतलब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए पूरी तरीके से ऑथराइज्ड है और इसके पास पावर है। राइट, सेकेंड थिंग हमारे पास में है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड, मतलब ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, बस एक जगह इसको सम अप कर रहे हैं। कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज। और मैंने बताया कि इम्पीचमेंट के थ्रू, यानी इसको हटाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे गुस्सा हो गई और वो रूलिंग में है और उसने इनको हटा दिया, नहीं कर सकती। ठीक, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन फ्रेम्स रूल्स टू कंडक्ट पीसफुल इलेक्शन। यानी इलेक्शन करने के लिए अपेक्स बॉडी और ये खुद अपना रूल बनाती है कि किस तरीके से हम पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसके अपने रूल होते हैं और वो सारे लोग जिनको कंटेस्ट करना होता है, ठीक है, यानी जो चाहे वोटर हो या कंटेस्टेंट हो, उनको सबको ये रूल्स क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके पास पनिशमेंट का भी राइट होता है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्स ऑब्जर्वर्स ठीक है, मतलब ये उन जो थोड़ा वोलेटाइल है, ठीक है, यानी ऐसा है कि जहाँ पे झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती है, जहाँ पे इसके पहले बहुत शांत तरीके से इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे पहले से ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट ली जाती है।
तो मतलब पहले से भी तैयारियां ये करके रखता है कि हाँ कौन से ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वल्नरेबल हैं, जहाँ पे हिंसा हो सकती है, तो उन सब की रिपोर्ट भी पहले से लेता है और उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा ये है कि जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल, ठीक है, उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है। फ्री इलेक्शन के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं कि जैसे जो वोट कास्टिंग प्लेस है, प्लेस वहाँ पे कोई बीपन लेकर के नहीं जा सकता है। मतलब ये बहुत सिंपल बातें हैं, कोई बीपन लेकर के नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कोई ऐसी स्पीच ना दे, इस तरह की स्पीच ना दे, ऐसी बातें ना करे, ऐसे कोई सिंबल्स ना उसके पास हो जिससे कि वहाँ पे जो है रीजनलिज्म, कास्टिसिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, इन सब का भी ध्यान कौन रखता है? आपका इलेक्शन कमीशन रखता है। ठीक है, जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसको भी एक तरीके से ये पूरी तरीके से उसको ध्यान रखता है, उसको कि जैसे 14 डेज़ का उसने इलेक्शन कैंपेन का टाइम दे दिया, फिर 48 आवर्स के पहले उसको कैंपेन बंद करवा दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान ये रखता है और इस तरीके से ये कंडक्ट करवाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा क्लास 9 वालों को, और वो तो मैंने पहले ही कह दिया, सब्सक्राइब वगैरह करने को, अगर आप नए हो चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, और वीडियोज़ आपको मिलेंगी सब यहाँ पे, ज्योग्राफी की वीडियो जो अपलोडेड हैं अभी, न्यू वीडियो उस पर मतलब फिर से वो सब रिकॉर्ड होगी नए सेशन के लिए अच्छे से, तो जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।